फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेस पे। आज हम लोग जीके के स्टैटिक क्वेश्चन को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। इससे पहले 6 वीडियो को अपलोड कर दिया जा चुका है। यह 7वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको कुछ आसान कर देगा आगे के वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः सोनार यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जिससे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकलती रहती है, और ये तरंगे जब समुद्र में छोड़ा जाता है तो समुद्र की गहराई में जाकर और जहाँ पर वस्तु स्थित है उससे टकराकर और टकराने के बाद वापस आती है। तो इससे वस्तु का सही आकलन होता है कि वास्तविक में वस्तु का स्थिति क्या है। इससे वस्तु का सही स्थिति के बारे में ज्ञान होता है और पता चलता है। तो सोनार यंत्र में पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का प्रयोग करके डूबी हुई वस्तु को पता करने में मदद मिलती है। अब इसमें है एक ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का धारा मापी है, या कहे तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का आमीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने में प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का आमीटर ही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है एक है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट का उपयोग क्या होता है? तो सेक्सटेंट का उपयोग दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापने के लिए होता है। तो आपने ये चारों ऑप्शन के बारे में भी देख लिया, और इस क्वेश्चन का आंसर कि महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता करने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्द्रता, यहाँ पर छूट गया है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? पहला है हाइड्रोमीटर, फिर हाइग्रोमीटर, उसके बाद पायरोमीटर, और उसके बाद लैक्टोमीटर। तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दुविधा में, या कहें तो कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। तो कि हाइग्रोमीटर होगा कि हाइड्रोमीटर होगा। तो एक छोटा सा इसके लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को हमेशा याद रखिए, जिससे आप जो है परेशानी में नहीं फंस सकते हैं। ये एक है हाइड्रोमीटर और एक है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है। तो जब हम लोग देवनागरी का वर्णमाला पढ़ते हैं तो पहले उसमें अ आता है और फिर उसके बाद घ आता है, और इधर जो है जो एक हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में ड्रॉ और ग्रह का अंतर है, और बाकी चीज़ जो सेम है। तो जो पहले आए उसे पहले से जोड़िए, जो बाद में आए उसे बाद में जोड़िए। तो अ को ग्रह से जोड़िए, घ को ड्रॉ से जोड़िए। तो अ मतलब आर्द्रता, तो उसको ग्रह मतलब हाइग्रोमीटर, और घ मतलब घनत्व, तो घ को ड्रॉ से, ड्रॉ मतलब हाइड्रो।
हाइग्रोमीटर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, हाइग्रोमीटर का, और घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है एक पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या है? तो पायरोमीटर अति उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अति उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर को अवरक्त मीटर या विकिरण मीटर भी कहा जाता है। उसके बाद है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की घनत्व को मापते हैं। तो आपने चारों ऑप्शन को देख लिया है कि हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है, हाइग्रोमीटर का क्या उपयोग है, पायरोमीटर का क्या उपयोग है, और लैक्टोमीटर का क्या उपयोग है। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हूं कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो निम्नलिखित तापमापियों में से विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अब इसमें एक ऑप्शन को और देख लेते हैं, ताप विद्युत। पहला तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा ये। अब इसमें है तापमापी, ताप विद्युत तापमापी। तो ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 से 1200 सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलते अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई को फर्मी मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मी मीटर कहा जाता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई को फर्मी मीटर कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मैक्रोन कितना मीटर होता है। तो एक मैक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है। एक मैक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है। उसके बाद है नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। 10 के पावर -9 मीटर होता है। उसके बाद आता है एंगस्ट्रम। तो एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। उसके बाद फर्मी मीटर होता है जो 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लंबाई को अगर सही क्रम में अगर आप सजाते हैं तो सबसे पहले आएगा मैक्रोन के बाद आएगा गिरते हुए क्रम में। तो पहले आएगा मैक्रोन के बाद नैनोमीटर के बाद एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम के बाद फर्मी मीटर आएगा। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होता है। चलते अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा का एसआई इकाई जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक इकाई जूल होता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। यह अक्सर एग्जामों में उनकी राशि के बारे में पूछा जाता है कि यह कौन सा राशि, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो जूल एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा यांत्रिक ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलते अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि
बोल्शेविक की क्रांति कहाँ हुआ था? तो बोल्शेविक की क्रांति रूस में हुआ था। बोल्शेविक की क्रांति रूस में हुआ था। रूस में सन 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसे बोल्शेविक की क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। इस क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। इस क्रांति के दौरान रूस में पहले जार का शासन हुआ करता था। जैसे भारत में पहले अंग्रेज के आने से पहले राजा का शासन हुआ करता था, प्रजातंत्र होता था, उसी तरह रूस में पहले जार का शासन हुआ करता था और जार एक तरह से राजा ही था। तो वहाँ की जनता जार के अत्याचार से बहुत परेशान हो गए थे। तो उनके अंत के लिए रूसी क्रांति का जन्म हुआ जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, या लेनिन के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद जब रूस के जार के शासन को अंत किया गया तो रूसी सोवियत संघ यूएसएसआर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिक और सिद्धांतकार थे। लेनिन ने वर्ष 1917 से 24 तक सोवियत रूस और 1922 से 24 तक सोवियत संघ में सरकार के पहले संस्थापक एवं प्रमुख के रूप में रहे। रूस में समाजवाद का जनक भी लेनिन को ही माना जाता है। लेनिन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। तो एक तरह से जैसे महात्मा गांधी भारत के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी राष्ट्रपिता बने, उसी तरह रूस के भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लेनिन थे। तो लेनिन के बारे में इतना सारा बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोल्शेविक की क्रांति कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, सन 1917 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्व का 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर आप लोग बराबर सुनते होंगे, लेकिन मैनचेस्टर के बारे में बहुत कम जानते होंगे। चलिए आज हम आपको मैनचेस्टर के बारे में बता देते हैं। तो मैनचेस्टर नाम एक शहर का नाम है जो इंग्लैंड में बसा हुआ है। जो इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में कपड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह यूरोप में कपड़ा क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का गढ़ है, यूरोप का। तो इसी कारण जिस देश में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का गढ़ होता है उस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक प्रकार का उपाधि दिया जाता है उस देश के बारे में, कपड़ा के क्षेत्र में। तो भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का गढ़ जो है वो अहमदाबाद है। तो इसी कारण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। उसके बाद है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर दक्षिण भारत को मैनचेस्टर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर को कोयम्बटूर कहा जाता है। अब जब भारत के मैनचेस्टर के बारे में पढ़े हैं, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के बारे में पढ़े हैं, तो उत्तर भारत के भी मैनचेस्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उत्तर भारत के मैनचेस्टर को
कानपुर कहा जाता है। उत्तर भारत के मैनचेस्टर को कानपुर कहा जाता है। उसके बाद एक चंबा, तो चंबा एक हिमाचल प्रदेश का एक शहर का नाम है। चंबा अभी प्रकाश में आया हुआ है क्योंकि चंबा के चप्पल को हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है। चंबा के चप्पल को हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, इसीलिए चंबा जो है जो चर्चा का विषय बन गया है। और एक चप्पल और है जिसे जीआई टैग मिला है, वह महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो भारत में दो तरह के चप्पल, एक महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल और चंबा के चप्पल को जीआई टैग मिल चुका है। चलते अब हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठक्कर आयोग का संबंध किससे है। ठक्कर आयोग का संबंध किससे है? तो ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी की हत्या से है। ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी की हत्या से है। जब 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो उसकी जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। 1984 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो इसकी जांच के लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद है कि क्या राजीव गांधी की हत्या से कोई जांच आयोग है? तो हाँ, राजीव गांधी की हत्या के जांच के लिए भी एक जैन आयोग का गठन किया जा चुका है। जब वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद जस्टिस जैन के आलोक में एक टीम का गठन किया गया था जिसे जैन आयोग दिया गया था। और ये आयोग राजीव गांधी की हत्या की जांच करती थी। चलते अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेसन का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसन का नियम मुद्रा से संबंधित है। ग्रेसन ने मुख्यतः इस बात को बताया कि मुद्रा दो तरह का होता है, एक बुरी मुद्रा और एक अच्छी मुद्रा। तो जब भी मार्केट में जब अच्छी मुद्रा चल रहा हो और इस बीच में बुरी मुद्रा आता है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। होता यह है कि अगर पहले से सोने का सिक्का चल रहा है और कुछ समय के बाद उसमें तांबे के सिक्के को मार्केट में लाया जाता है, तो होता यह है कि लोग अच्छी मुद्रा गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड सोना तांबे के सामने अच्छी मुद्रा है, अच्छा धातु भी है, अच्छी मुद्रा भी होता है। तो अच्छी धातु है तो अच्छी धातु होने के कारण अच्छी मुद्रा होगा, तो उसे लोग अपने घर में रखने लगते हैं और तांबे की मुद्रा को चलाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरी मार्केट में जो है जो तांबा का ही मुद्रा रहता है, अच्छी और सोने की मुद्रा को लोग अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि मूल्य के आधार पर भी जब अच्छी मुद्रा है तो निश्चित है कि क्योंकि अच्छी मुद्रा जैसे है तो निश्चित है कि उसका कीमत भी ज़्यादा होगा उस धातु का, और बुरी मुद्रा है तो उस धातु का कीमत भी कम होगा। अगर मान के चलिए कि 5 रुपये का सिक्का है कभी सोने का और वो अच्छी मुद्रा है तो, और 5 रुपये का सिक्का है तांबे का है, तो अच्छी मुद्रा है तो सोने का भाव ज़्यादा होगा और बुरी मुद्रा है तो तांबे का भाव कम होगा। तो लेकिन जब रुपया में तुलना करेंगे तो दोनों का वैल्यू 5 रुपया ही होगा। लेकिन जब मुद्रा में वैल्यू करेंगे तो मुद्रा में वैल्यू बढ़ जाएगा, 5 रुपये से ऊपर हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि लोग उन्हें अपने पास रखने लगते हैं और बुरी मुद्रा को चलाने लगते हैं। तो ग्रेसन ने इस नियम को प्रतिपादित किया है कि अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा जो होता है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। उसके बाद है एक बेरोजगारी और वैश्विक मंदी, यानी मंदी कहें तो यहाँ पर मंदी से अच्छा होता है महंगाई। तो एक बेरोजगारी और महंगाई, तो इसके संबंध में फिलिप वक्र ने एक सिद्धांत दिया था। बेरोजगारी और महंगाई पर फिलिप वर्ग ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर महंगाई दर बढ़ता है तो बेरोजगारी दर कम होगा, अगर बेरोजगारी दर बढ़ता है तो महंगाई दर बढ़ेगा।
यह एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे से अगर महंगाई बढ़ता है तो बेरोजगारी कम होगा, बेरोजगारी बढ़ता है तो महंगाई कम होगा। चलते हैं अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु और प्रसार संधि भारत कब हस्ताक्षर किया? तो देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि परमाणु और प्रसार संधि पर भारत कब हस्ताक्षर किया है। तो भारत 1968 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। अगर यही पूछ देता कि परमाणु और प्रसार संधि भारत कब लागू किया, तो लागू 1970 में हुआ था। लागू 1970 में हुआ था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु और प्रसार संधि, जिसे हम लोग एनटीपी कहते हैं, यह पर भारत जो है जो हस्ताक्षर कब किया, तो 1968 में किया था और भारत लागू किया था 1970 में। अब ये परमाणु और प्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है। इस संधि के अनुसार इस संधि पर अगर कोई देश हस्ताक्षर कर लेता है तो आप यूरेनियम बेचने वाले देश से आप यूरेनियम ले सकते हैं और उस यूरेनियम से मानव कल्याण करेंगे, मानव कल्याण के कार्य में यूरेनियम को लगाएंगे, जैसे बिजली उत्पादन करेंगे, अन्य कार्य करेंगे जो शांतिपूर्ण उपयोग हो, न कि उस यूरेनियम के द्वारा आप जो है जो किसी भी प्रकार का जैविक हथियार परमाणु बम बनाएंगे। तो ये परमाणु और प्रसार संधि के जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये दुनिया भर के देशों पर नजर रखते हैं कि कौन सा देश यूरेनियम लेकर बिजली बना रहा है या परमाणु बम बना रहा है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जब परमाणु बम का बात हुआ तो भारत का परमाणु परीक्षण कब कब हुआ है। तो भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हो चुका है। एक बार, पहली बार जो है जो 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय में परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। और दूसरी बार 11 मई 1998 को हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल चल रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किए थे। तो उस समय जो है जो उस समय भी पोखरण राजस्थान में ही परमाणु परीक्षण हुआ था। तो उस समय ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, विजय कहते, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, और पहली बार को स्माइलिंग बुद्धा। तो चलते हैं अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? तो कोनिका कप का संबंध बैडमिंटन से है। कोनिका कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अब बैडमिंटन में और भी सारा खेल होता है, ट्रॉफी होता है, उस ट्रॉफी के बारे में भी जो देख लेते हैं, जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैडमिंटन में आम्रत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, सुदीरमन कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप, उबेर कप, कोनिका कप। अब देखिए, थॉमस कप और उबेर कप के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से ही जुड़ा हुआ ट्रॉफी है, लेकिन थॉमस कप में पुरुष टीम भाग लेता है हमेशा। थॉमस कप में पुरुष टीम ही भाग लेता है, और उबेर कप में महिला टीम ही भाग लेती है बैडमिंटन की। ध्यान रखिएगा कि उबेर कप में महिला बैडमिंटन टीम भाग लेती है और थॉमस कप में पुरुष बैडमिंटन टीम भाग लेता है, ध्यान रखिएगा। तो कोनिका कप का संबंध बैडमिंटन से है। चलते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन पर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विभाग का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विभाग का जो बंटवारा होता है, जो टैक्स का जो बंटवारा होता है कि कौन राज्य में, अगर मानकर चलिए कि 100 रुपया जीएसटी आया, तो किस तरह से जो है जो कितना पैसा राज्य सरकार लेगा और कितना पैसा केंद्र सरकार लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय बंटवारा होता है वो वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग करता है।
कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय विभाग का बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। अब वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वित्त आयोग के बारे में संविधान में अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। अब देख लेते हैं कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी को बनाया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थी, जिसकी प्रथम वित्त आयोग का कार्य 1951 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री NK सिंह है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग को नीति योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग बनाया गया। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया और उसके प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। जैसे जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के वर्तमान पादेन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी तरह योजना आयोग में भी है कि योजना आयोग का अध्यक्ष पादेन प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रथम योजना आयोग के मुख्य अध्यक्ष कौन होंगे? तो श्री नरेंद्र मोदी होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपाध्यक्ष अरविंद पडगिया थे। कौन थे? अरविंद पडगिया थे। उसके बाद प्रथम CEO के बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रथम CEO श्री खुल्लर थे। अब वर्तमान के बारे में देख लेते हैं। तो वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है और CEO कौन है? BVR तो BVR सुब्रमण्यम है। अब हम लोग देख लेते हैं RBI के बारे में थोड़ा सा। तो RBI के बारे में देख लेते हैं, RBI क्या कहता है। तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उसके बाद 1937 में ही कलकत्ता से मुंबई इसके मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया। कलकत्ता से मुंबई इसके मुख्यालय को 1937 में ही शिफ्ट कर दिया गया। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर RBI का गठन किया गया था। यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर ही RBI का गठन किया गया था। RBI के प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख बने। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वां नंबर पर है। RBI का प्रतीक चिन्ह तार का पेड़ और बाघ होता है। RBI का प्रतीक चिन्ह तार का पेड़ और बाघ होता है। चलते अब हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड पर कुल 64 वर्ग होते हैं। शतरंज बोर्ड पर कुल 64 वर्ग होते हैं। या छोटे छोटे एग्जामों में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं। तो 64 वर्ग होते हैं। ध्यान रखिएगा कि शतरंज बोर्ड पर कुल 64 वर्ग होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है या कौन सा कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। उसके बाद है राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। उसके बाद है कवि सम्राट। कवि सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहते हैं। तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। तो चलते हैं इसको 15 नंबर क्वेश्चन पर कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूटीआई की स्थापना कब हुआ? तो यूटीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुआ था। 1 फरवरी 1964 ईस्वी को यूटीआई का स्थापना हुआ था। यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। क्या होता है? एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। यूटीआई के तर्ज पर ही वर्ष 1993 में यूटीआई बैंक खोला गया था। वर्ष 1993 में यूटीआई बैंक खोला गया था, जो आगे चलकर 30 जुलाई 2007 ईस्वी को 30 जुलाई 2007 ईस्वी को यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। यूटीआई के बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया, जो एक प्राइवेट फर्म है जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। एक्सिस बैंक भारत के कभी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर के बैंक आते हैं प्राइवेट क्षेत्र के। तो ध्यान रखिएगा कि यूटीआई का स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को किया गया था और वर्ष 1993 में यूटीआई बैंक का स्थापना किया गया था, जो आगे चल के 30 जुलाई 2007 को यूटीआई बैंक से नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया। तो चलते हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्फ 5 प्रसिद्ध सैंडी लॉज का स्टेडियम, गोल्फ 5 प्रसिद्ध सैंडी लॉज का स्टेडियम कहाँ है? तो गोल्फ 5 सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? स्कॉटलैंड में है गोल्फ 5 सैंडी लॉज स्टेडियम। अब देख लेते हैं आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड के बारे में देख लेते हैं। मुख्यतः आयरलैंड में संविधान के स्रोत के बारे में देखेंगे कि भारत के संविधान आयरलैंड के संविधान से क्या क्या बोरो किया यानी लिया है। तो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कि किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होगा, ये लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति, तो भारत में तो राष्ट्रपति होता नहीं था, राजा होता था। प्रधानमंत्री चुना के आएंगे। इंग्लैंड में तो राजा होता है, लेकिन भारत में तो राजा नहीं होता। तो इसके लिए कभी कहते हैं गणतंत्र बनाने के लिए राष्ट्रपति को बनाना होगा। तो इसके लिए तो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयरलैंड से लिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया, जो भारत के संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, विशिष्ट क्षेत्र से भी, जैसे खेल, उसके बाद क्या कहते हैं विज्ञान के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत करते, 12 सदस्य को मनोनीत करते। कुल सभी क्षेत्र से मिलाकर 12 सदस्य को राज्यसभा ले जाते हैं और उनके अनुभव को लेते हैं, सदस्य के रूप में ग्रहण करवा के उनके अनुभव को लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करके राज्यसभा के ले जाते हैं उनको। तो ये भी पद्धति आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, बोरो किया गया है। उसके बाद एक नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और कहाँ है? नीदरलैंड के हेंग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इनमें अभी तक दो भारतीय जज बन चुके हैं। एक बने थे दलवीत भंडारी और एक
नागेंद्र सिंह एक दलवीत भंडारी शायद भारत के 2 जज बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो चलते अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नदी नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। कोई एग्जाम में पहले ही आपको गंगा दे दिया जाएगा ऑप्शन में ही, कि अगर भारत में गंगा को गंगा के नाम से जाना चाहता है तो बांग्लादेश में भी गंगा को गंगा के नाम से ही जाना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और एग्जामिनर आपको दिग्भ्रमित करने के लिए पहले ही ऑप्शन में गंगा को दे दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद है एक जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से जो नदी का निर्माण होता है उसे बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु पर कार्यक्रम बनाया गया था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के 1937 के अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन में जो गांव में हुआ था, उस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु पर कार्यक्रम बनाया गया था और 1937 में बनाया गया था। उसी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी। अब है एक 1938 और यहाँ पर 1939 होना चाहिए था, गलती से 1938 ही टाइपिंग हो गया। तो 1938, तो 1938 में हरिपुरा गुजरात में है, वहाँ अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष बने थे 1938 के। तथा उसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में ही। तो 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और इसी में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1939, तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जो मध्य प्रदेश में है, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस बने थे और महात्मा गांधी के भी प्रतिभागी थे, पटाभी सीतारमैया। तो हुआ कि 1939 वाले त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया का हार हो गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो इस पर पटाभी सीतारमैया पर गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। तो इस पर जब हार जाते हैं, पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं, तो गांधी जी गुस्सा में कहते हैं कि यह पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह महात्मा गांधी की हार है। इसके चलते सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से अपनी दूरियां नहीं बढ़ाना चाहते थे उनसे, इसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनसे महात्मा गांधी से अपनी दूरियां को नहीं बढ़ाना चाह रहे थे सुभाष चंद्र बोस, इसी कारण उन्होंने कांग्रेस के पद से 1939 में इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद कांग्रेस के विशेष अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के सदस्य मिलकर बैठा देते हैं कि तत्काल, जब सुभाष चंद्र बोस जी नहीं है, अब तो चुनाव 1940 में ही होगा, अगले साल ही होगा, तो तत्काल उनके जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी को बना देते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में ही जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उसके बाद वो आज़ाद हिंद फौज का भी आज़ाद हिंद फौज से भी जुड़ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी बना दिया जाता है। उसके बाद तो सुभाष चंद्र बोस को तो सेनापति बनने के बाद उन्होंने गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद के नाम से रेजिमेंट बनाए
ये सिंगापुर में ही। और कैदियों सबसे क्या कहते, कैदियों सबको कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया। एक महिला रेजिमेंट भी बनाया जिनका नाम झांसी रेजिमेंट बना, जिसके हेड को लक्ष्मी को हेड बनाया गया था। ये सारा बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलते हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष मांडले निर्वासित किया गया था। तो पंजाब में कृषि आंदोलन के आयोजन के लिए लाला लाजपत राय को 1907 में मांडले निर्वासित किया गया था। 1907 में मांडले म्यांमार बर्मा में है, जहाँ 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को भी निर्वासित किया गया था। अब लाला लाजपत राय के बारे में जान लेते हैं कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। इन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ये मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष बनाया गया था 1920 ईस्वी में। उसके बाद लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी तथा पंजाब केसरी नामक पुस्तक भी लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी और पंजाब केसरी नामक पुस्तक लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नाम से उर्दू दैनिक समाचार पत्र भी निकाले तथा अंग्रेजी पीपल नाम से अंग्रेजी समाचार पत्र निकाले। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं और साइमन कमीशन का जब 1928 में जब भारत आया था तो उसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के सर पर डंडा से चोट वार हो जाता है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की 1928 में। जिस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि आज सौर मंडल का एक ध्रुव डूब गया, तारा डूब गया। तो चलते अब हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि क्या था जो लाल किले मुकदमे में भारतीय राष्ट्रीय सेना के कर्मियों की रक्षा के लिए था। तो यह लाल किला के मुकदमा के वकालत किए थे 1945 ईस्वी में। ये भूला भाई देसाई की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। जब लाल किला मुकदमा 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शाहनवाज ढिल्लों को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया था, तो उस समय भूला भाई देसाई की अगुवाई में एक टीम गठित हुआ था जिसे हम वकील का टीम कहते हैं, जिसमें भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू ये सभी उस टीम के सदस्य थे। और उस टीम के हेड थे भूला भाई देसाई के नेतृत्व में लाल किला मुकदमा लड़ा गया था 1945 में। और इस जोरदार वकालत के चलते शाहनवाज ढिल्लों अपराधी मुक्त हो गए थे। तो क्या कहते हैं, यह भूला भाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि में से एक है। तो चलते अब हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन पर। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था, पुणे में हुआ था। 1927 ईस्वी में पुणे में हुआ था, जहाँ मार्गरेट बंधु के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का, पुणे में। चलते अब हम लोग 22वें नंबर क्वेश्चन पर। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया। तो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। यह बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, जो बिहार से संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था। चलते अब हम लोग 23वें नंबर क्वेश्चन पर। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ की पुकार।
माँ की पुकार नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? तो माँ की पुकार पत्रिका मुजफ्फरपुर से संबंधित है। जैसा नाम से ही लग रहा, क्रांतिकारी उग्र जैसा लग रहा है। तो यह क्रांतिकारियों के द्वारा मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारियों के द्वारा छापा जाता था। यह पत्रिका मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से छपती थी, जिसमें स्वतंत्रता के किस तरह से स्वतंत्रता के बारे में लोगों को जागृत किया जाए, इस विषय पर यह पुस्तिका में छपता था, जिसे 1918 ईस्वी में सरकार ने जब्त कर लिया इस पत्रिका को। चलते अब हम लोग इस वीडियो के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1960, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसमें 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 को जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से कैनेडी के गाड़ी पर यह बम जाकर गिर गया और कैनेडी की पत्नी और पुत्री का मृत्यु हो गया था 1908 में। और यह मुजफ्फरपुर बम कांड किनके द्वारा किया गया था? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था, जिसके कारण क्या कहते हैं, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान बनाया गया था, लेकिन गलती से कैनेडी की पत्नी और पुत्री का मृत्यु हो जाता है, जिसके कुछ ही दिन के बाद मृत्यु हो जाता है। उसके बाद खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो जाता है और प्रफुल्ल चाकी इस घटना के कुछ ही दिन के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी ये घटना के कुछ ही दिन के बाद आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है। तो चलते अब हम लोग 25वें नंबर क्वेश्चन पर। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना में अनुसूलन समिति की शाखा स्थापित हुआ था। तो किसने किया था पटना में अनुसूलन समिति की शाखा का? तो ये किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुसूलन समिति की स्थापना की थी। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।